क्लास 10th के सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। मैं सभी बच्चों का वेलकम करता हूँ हिस्ट्री के एक नए सेशन में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चैप्टर का आपको पता होगा कि आज हम 3 दिनों से नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज का जो टॉपिक है वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एक ऐसी तहरीक जिस तहरीक में हमने जो कोऑपरेशन जो आप समझो जो हम अंग्रेज़ों का कहा मानते थे, उन सारी चीज़ों को डिनाई करके एक ऐसा मूवमेंट हमने चलाया 1920 में हिंदुस्तान के नागरिकों ने चलाया। तो जिसकी क़यादत जिसकी लीडरशिप जो थी वो महात्मा गांधी के हवाले थी। तो इस टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, इट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन मार्च 1920। महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को लॉन्च किया था 1920 में, मार्च 1920 में। तो उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, इट वाज एसेंशियली ए पीसफुल एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। दूसरा पॉइंट बताता है ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ये इसका नेचर कैसा था, इसका स्वभाव कैसा था। इसका स्वभाव था पीसफुल, शांति के तरीके से जो है इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। एक तो शांति से इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया, उसके अलावा नॉन वायलेंस, मतलब फिज़िकल किसी को इंजरी नहीं करनी थी जब ये मूवमेंट लॉन्च हुआ। तो महात्मा गांधी का तो आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी की जो फ़िलॉसफी है, जो काम करने का जो तरीका था उनका, वो 2 चीज़ों पर बेस्ड था। एक तो पीस, शांति, और नॉन वायलेंस। उनका मानना था कि अगर आप सच्चे हो, अगर आपका मकसद सच्चा है, अगर आपका एम सच्चा है, तो हमको किसी को फिज़िकली, किसी को जानी तौर पे जो है ना वो इंजर्ड करके जो है हमको उस मोटो को, उस वो जो मकसद है हमारा, उस एम को हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने अपना मकसद हासिल करना है तो उसके लिए आपके पास पीस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए आपके पास। उसके अलावा पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि पेशेंस जिस इंसान में होगा उसी के अंदर पीस भी होगा, शांति भी होगी। तो ये जो 2 तरीके थे, एक तो पीसफुल जो नेचर था और जो नॉन वायलेंट नेचर था प्रोटेस्ट का, ये महात्मा गांधी की फ़िलॉसफी के 2 बेसिक कंसेप्ट्स थे। बुनियादी जो सुतून हम कहते हैं, उन 2 वो ये जो 2 चीज़ें हैं, नॉन वायलेंस और पीस, ये 2 सुतून महात्मा गांधी के फ़िलॉसफी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है, इंडियंस वर आस्क्ड टू रिलिंक्विश देयर टाइटल्स एंड रिज़ाइन फ्रॉम नॉमिनेटेड सीट्स ऑफ लोकसभा। ठीक है। जब आप समझो महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को लॉन्च करने के बाद उन्होंने सारे हिंदुस्तान के नागरिकों से कहा कि जिस जिस भी नागरिक को कोई टाइटल दिया गया है अंग्रेज़ों के द्वारा, भाई टाइटल देना क्या होता है? टाइटल देना होता है जब भी कोई आदमी किसी भी फील्ड में कोई अच्छा काम करता है तो उसको इज़्ज़त के तौर पे ये टाइटल दिए जाते हैं। ये टाइटल दिए जाते हैं। जैसे हमने पिछले कंसेप्ट में पढ़ा था कि महात्मा गांधी को अंग्रेज़ों ने केसरे हिंद का एक टाइटल दिया था, जो कि उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, उस हत्याकांड के बाद उस टाइटल को उन्होंने अंग्रेज़ों को वापस दे दिया था। तो वैसे ही उसी तर्ज पे भारत के नागरिकों को कहा गया कि आप अपने सारे टाइटल्स को रिलिंक्विश करो। रिलिंक्विश करना होता है त्याग देना, छोड़ देना। तो सभी नागरिकों को कहा गया कि आप सारे टाइटल्स को छोड़ दो, त्याग करो सारे टाइटल्स का। उसके अलावा कहा गया कि आप क्या करो, आप सारी जो लेजिस्लेचर है, या आप कह सकते हो लोकल बॉडीज़ जिसको हम कहते हैं, जिसमें आपकी पंचायत आती है, आपकी म्यूनसिपैलिटी आती है, आपने क्या करना है, आप इन सारी जगहों से रिज़ाइन कर दोगे। क्या कर दोगे? रिज़ाइन कर दोगे, इस्तीफ़ा दे दोगे, ताकि अंग्रेज़ों के ऊपर थोड़ा प्रेशर को और ज़्यादा डाला जाए। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 जो है, इंडियंस वर आस्क्ड टू विड्रॉ देयर चिल्ड्रंस फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेजेस। उसके अलावा एक और चीज़ कही गई भारत के निवासियों से कि सभी बच्चे क्या करेंगे, सभी नागरिक क्या करेंगे, अपने बच्चों को जितने भी अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित बनाए हुए स्कूल जितने भी होंगे और कॉलेजेस जितने भी होंगे, उन सारे स्कूल्स और कॉलेजेस से अपने बच्चों को वापस बुलाओगे। मतलब पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट करने का ये एक तरीका था महात्मा गांधी का। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है,
Indians were asked to boycott all foreign goods and use only Indian made goods। और कहा गया भारत के नागरिकों को कि जितनी भी बाहर की चीज़ें जितनी भी हैं, आपने क्या करना है, उन सारी चीज़ों का बाइकआउट करना है। बाइकआउट मतलब इस्तेमाल नहीं करनी है वो बाहर की चीज़ें। आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि जितने भी भारत में बनी हुई चीज़ें हैं, उन सारी भारत में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल स्टार्ट कर देना है, ताकि अंग्रेज़ों की जो इकॉनमी है, जो माली हालत है, उसके ऊपर अटैक किया जाए। क्योंकि अगर अंग्रेज़ माली तौर पे इकोनॉमिकली वो उनका नुकसान हो जाएगा, तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर पड़ने के बाद वो हमारे हक़ में कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है कि इंडियंस वर आस्क्ड टू बॉयकॉट द इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर। अब देखिए, और कहा गया हिंदुस्तान के नागरिकों से कि जिसके भी दिमाग में इलेक्शन लड़ने की कोई सोच होगी, वो उस सोच को छोड़ दो। क्योंकि अगर अंग्रेज़ हमारे ऊपर इतना अत्याचार करेंगे, तो हमारा इलेक्शन लड़ने का क्या फ़ायदा। लेजिस्लेचर में इलेक्शन लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। लेजिस्लेचर आपको पता है कि पार्लियामेंट को कहा जाता है, जहाँ पे मिल के एमपीज़ और एमएलएज़ क्या करते हैं, सेंटर पूरे हिंदुस्तान के लिए और किसी स्टेट के लिए कानूनों को बनाते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 7, जस्ट अ मिनट। पॉइंट नंबर 7 बताता है पीपल वर आस्क्ड नॉट टू सर्व इन द ब्रिटिश आर्मी। और एक इंस्ट्रक्शन दी गई भारत के नागरिकों को कि आप क्या करोगे, आप अंग्रेज़ों की जो आर्मी है, अंग्रेज़ों की आर्मी में जो है ना सर्व नहीं करोगे। मतलब कोई भी अंग्रेज़ों की जो आर्मी है वो उसमें ज्वाइन नहीं होगा। अगर कोई ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका है, उनसे भी अपील की गई कि आप क्या करो, आप अपनी अपनी नौकरियों को छोड़ दो। क्योंकि अगर अंग्रेज़ हमारी कोई भी बात नहीं मानेंगे, तो हमको भी कोई वो चीज़ नहीं है कि हम उनकी आर्मी की सेवा करें। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड स्वराज, या आप कह सकते हो सेल्फ गवर्नेंस। और एक डिमांड रखी गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी उनके द्वारा एक डिमांड रखी गई कि अंग्रेज़ क्या करेंगे, अंग्रेज़ हमको स्वराज देंगे, एक ऐसा राइट देंगे ताकि हम अपने आप को अपने हिसाब से गवर्न कर सकें। क्योंकि अंग्रेज़ों का कल्चर जो था, अंग्रेज़ों का कल्चर टोटल डिफरेंट था, है ना, टोटल डिफरेंट था भारत के कल्चर से। तो अंग्रेज़ों को कहा गया कि आपका कल्चर डिफरेंट है, आपका रहने का जो तरीका वो सारा डिफरेंट है हमसे, तो हमको ये हक़ दिया जाए ताकि हम जो है अपने आप को अपनी मर्ज़ी से गवर्न कर सकें। ठीक है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को आज का जो टॉपिक है वो अच्छी तरह समझ आया होगा। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद करने की कोशिश करोगे, मगर याद करने से इम्पोर्टेंट है समझना। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग किसी भी कंसेप्ट की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक ना आपको कोई भी चीज़ समझ जाए अच्छी तरीके से, तो उस चीज़ को फिर किसी और तरीके से करने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। तो एक बार फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है समझने में, तो आप मुझे बोलिए बगैर किसी डर के, ताकि हम जो है उस चीज़ को दोबारा से पढ़ सकें। क्योंकि आज के टाइम में जो है एक ऐसी कंडीशन आ गई है कि हमको जो है यही एक तरीका है जिस तरीके से हम आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यही एक तरीका है जिससे आप घर बैठ के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे सुरक्षित होंगे आप अपने अपने घरों में। तो इन्हीं बातों से मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।